कैन यू हियर मी? आप सुन पा रहे हो मुझे? कहीं माइक म्यूट तो नहीं है? हाँ, नहीं ठीक तो है। अगर सुन पा रहे हो तो रिस्पॉन्स करना होता है, तो मुझे पता नहीं चलेगा। सुन पा रहे हो मुझे आप लोग? Yes, sir. तो कोई भी एक रिस्पॉन्स करेगा तभी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं। वन हैज टू रिस्पॉन्स। तो बेसिकली फिर से आपका एक बार डेट पोस्टपोन हो गया है, तो इसमें कुछ ऐसा सोचने वाली बात नहीं है ना। विल कीप आवर क्लासेस एट दिस, है ना। आपको आउट ऑफ टच हम होने देंगे नहीं। इस तरह से डेट अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं मतलब किसी के बस की बात ही नहीं है ना। एक वायरस है, वो उसकी वजह से जो चीज हो रहा है वो होगा, है ना। तो उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। विल नॉट लेट यू आउट ऑफ टच। इसी तरह से हम क्लास लगाते रहेंगे। अब जैसे 11th कंप्लीट हुआ है तो स्टार्ट द 12th, है ना। 12th भी कर लेंगे ऐसे ही, है ना। पूरे चैप्टर्स कर लेंगे जैसे जैसे सीक्वेंसिंग में आता है। तो कभी भी आप सब्जेक्ट से आउट ऑफ टच हो ही नहीं पाओ, है ना। और जब भी एग्जाम होता है, मे भी अभी सितंबर का देख रहे हैं, तो सितंबर में हो ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से। मेरा भी ऐसा मानना है कि 1 सितंबर से यूजुअल एक्टिविटी शुरू हो जाए, है ना। जैसे स्कूल्स वगैरह जो भी चीजें स्टार्ट होता है ना। और बाकी आपके फर्दर जो एडमिशन का प्रोसेस है वो एक सेमेस्टर कम कर देंगे इसमें, है ना। ये कर देंगे, कुछ करिकुलम मॉडिफिकेशन हो जाएगा कॉलेज में भी आपके, है ना। तो एक सेमेस्टर कुछ कम करके 2 सेमेस्टर का एक साथ कंबाइंड एग्जाम है। कॉलेज में भी ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि जब भी आप कॉलेज में जाओगे तो ऐसा नहीं तो आपको कुछ चीजें छूट जाएंगी या नहीं होगा। वो 2 सेमेस्टर को मर्ज कर देंगे और कुछ सिलेबस कम कर देंगे, है ना। कुछ पेपर्स कम करके 2 सिलेबस के एक साथ एग्जाम है ना। तो इट विल बी ऑन द सेम ट्रैक। तो ऐसे ही होता रहता है। सेमेस्टर सिस्टम तो अभी आया है, पहले तो ईयरली ही चलता था कि हर साल का एग्जाम डिफरेंटली होता था। वो भी कोई चिंता की बात नहीं। अभी आपको सिंपल सा ऐसे ही है कि अपना थोड़ा सा जोश बनाए रखो और ऐसे ही पढ़ते रहो, है ना? बहुत ज्यादा से पेन लेने की जरूरत नहीं है। हर दिन एक टेस्ट देते रहो बस, फुल सिलेबस, है ना। आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो एक टेस्ट देना हर दिन। जो एक दिन आप फुल सिलेबस का टेस्ट देते रहो। जिनको लगता है कि उनका टारगेट सिर्फ मेंस है वो मेंस पे अटेम्प्ट करते रहो, और जिनको लगता है कि मेंस और एडवांस दोनों है वो मेंस और एडवांस दोनों करें। तो इस तरह से हम उसको करते रहते हैं, है ना। तो आज जो आपका टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्मोडायनेमिक्स, है ना। यहाँ पे जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे यार, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको आप ट्राई टू अटेम्प्ट और अटेम्प्ट करके मुझे आप आंसर बताना। तो कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, उसी के थ्रू हम ये चैप्टर क्या कर लेंगे, रिवाइज करेंगे। तो वी स्टार्ट विद द टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स, है ना। थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीसी को, है ना। थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीसी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। तो इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं होती है, बच्चा इससे ऐसे ही करता रहता है ना। इसमें कोई बहुत ज्यादा चीज है ही नहीं, है ना। उसी 3-4 प्रिंसिपल के ऊपर सारी चीजें हम क्या करते हैं इसके आपको डिफाइन, ठीक है। वन बाय वन आई विल गिव द क्वेश्चंस, उसका आप आंसर दो। केटीजी से हम स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम द केटीजी। हाँ,
इसमें आप मुझे एक्सप्रेशन भी बता सकते हो, अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो जस्ट मुझे एक्सप्रेशन बता दो, जो डब्ल्यू आर एम एस का एक्सप्रेशन कैसा होता है, मेगा आर एम एस का एक्सप्रेशन कैसा होता रूट आर टी बाई आई। है? हाँ, रूट के टी बाई है ना, यहाँ से सही ए बताया क्या? उन्होंने, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा ना, हाँ मेगा आर एम एस की वैल्यू जो हो जाएगी ना, रूट के टी बाई आई, 2 kT बाई, रूट ऑफ 2 kT बाई आई, मोमेंट ऑफ, है ना, रूट ऑफ आर टी बाई नहीं बल्कि रूट के टी बाई आई हो जाए, क्योंकि एक मोल की बात नहीं कर रहा है, ये मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो मॉलिक्यूल के केस में तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार से, हो सकता है कि आपको ये कंसेप्ट नहीं आता हो, जस्ट आई विल एक्सप्लेन। हाँ, ठीक है ना, तो मैं जस्ट इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, है ना, कुछ आंसर्स भी मेरे पास आए हैं, वही केटी नहीं है, रूट आर टी हो जाएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको ध्यान देना इसमें। देखो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसमें कुछ नहीं है कि आ, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी याद रखेंगे। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एक मोल के साथ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी होती है वो हाफ आर टी होती है, और एक मॉलिक्यूल के साथ होती है दिस इज पर मोल, और जो एक मॉलिक्यूल के साथ होती है वो हाफ के टी होती है ना, दिस इज पर मॉलिक्यूल। तो चूंकि ये मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे इसलिए हाफ के टी हम यूज करते हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई डायटोमिक गैस है तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 2 होगी ना, डायटोमिक गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी आपकी 2 होगी, है ना, तो ये तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम बोलेंगे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाएगा हाफ आई इंटू ओमेगा आर एम एस स्क्वायर, है ना, हाफ आई ओमेगा आर एम एस स्क्वायर जो होगा ये पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ के टी होता है। तो अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो सिंपल ये 2 इंटू हाफ के टी होता है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में रोटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी, ट्रांसलेशन की 3 होती है, और टोटल कितनी होती है, जैसे कि आपके 5 होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम ले रहे हैं सिर्फ रोटेशन का ले रहे हैं, क्योंकि इसने ओमेगा आरएमएस पूछा हुआ है, वी आरएमएस पूछा तो ट्रांसलेशन भी लेते हैं, है ना, तो ये जस्ट हम कर लेंगे। तो यहाँ से जैसे हम सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ गया, कि जो ओमेगा आरएमएस की वैल्यू होगी इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 kT बाई आई। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, है ना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को यूज करके हम इस तरह से मैटर्स क्या करेंगे। ये हो गया एग्जांपल नंबर 1। नाउ आई विल गो फॉर द एग्जांपल नंबर 2। तो वी आर इसमें एम एस में वी आर एम एस ये हो जब जाता है, निकालना होगा तो हाँ उसमें सिर्फ ट्रांसलेशन लेंगे के टी, हाँ, सिर्फ ट्रांसलेशन ले लेंगे, तो जब वी वन बाई आरएमएस टू। तो आप ये लोगे हाफ एम वी आरएमएस स्क्वायर, है ना, तो हाफ एम वी आरएमएस स्क्वायर जब इससे लिखोगे तो आप लिख दोगे हाफ केटी तो होता है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। तो इसलिए तो हम जानते हैं कि वी आरएमएस की जो वैल्यू होती है ना वो आपकी हो जाती है 3 kT बाई स्मॉल, स्मॉल एम इज मास ऑफ द मॉलिक्यूल। इसी में अगर हम मोलर मास लेते तो वो गैस कांस्टेंट निकलता है 3 RT बाई कैपिटल एम। एक मॉलिक्यूल के लिए स्मॉल एम, जब मोलर मास लेंगे तो यहाँ पे गॉस कांस्टेंट है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। तो अलग अलग दो पार्ट में हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, हाँ ये दिस क्वेश्चन ये भी थर्मो का ही है।
Sir, 20. Sir, 20. सर n की वैल्यू 2 आ जाएगी। कुछ आंसर आए हैं, लेट मी चेक। Which answer is correct? I will check करके बताऊं। ना ये आंसर तो नहीं आ रहा बेटा, जो आपने आंसर भेजा है अभी वो आंसर करेक्ट नहीं। जो आंसर आए हैं लेट मी चेक। ये भी आंसर नहीं है, दो आंसर सारे सेम आंसर भेज रहे हो आप लोग, तो अभी तक कोई आंसर सही नहीं है। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं है। सर आंसर होगा 8 into 2.5 यानी नहीं बेटा, आप मैसेज कर दो, वैसे किसी का आंसर आया नहीं है सर 20। ना। मेन फ्री पाथ के ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें कई बार आप क्यूरियस हो जाते हैं। बाकी कर्व जानते हैं, Sir, 4. और भी मैच नहीं कर रहा मेरे आंसर। सर मैंने 2। देख लिया था आपके आंसर, उसमें से कोई भी आंसर अभी तक मैच नहीं। लेट मी चेक, हो सकता है कुछ आंसर में भी एरर हो सकता है। आइए बताता हूँ, आप अपने थोड़ा और ट्राई कर लो, देन आई विल डिस्कस इट। लेट मी चेक। और भी कुछ आंसर आए हैं, उसको मैं देख लेता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं डिस्कस। अबे डिस्कस करते हैं ना। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया है। देखो, जब हम बात कर रहे हैं ना मीन फ्री पाथ, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ उसके बारे में, उसके बाद फिर से आप ट्राई करो और आंसर बताओ कि जब हम मीन फ्री पाथ की बात करते हैं तो इसके बारे में आपको पता होता है मीन फ्री पाथ क्या होता है। कोलिजन के पहले जो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम क्या होता है, मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये है ना, हाफ ऑफ √2 पाई एन डी स्क्वायर, है ना। तो भाई ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आप जानते हैं कि 1/√2 पाई एन इंटू डी स्क्वायर। डी इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल
और ए जो एन जो होता है वो नंबर डेंसिटी होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को ना हम P/kg लिख सकते हैं, है ना, PV इक्वल टू एनआरटी से, है ना, PV इक्वल टू एनआरटी जब हम यूज करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपका P/kg, है ना, क्योंकि इस फॉर्मूले को आप जानते हो, गैस लॉ से इसको लेके आए। जैसे आप एन की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, ये सारी चीज प्रेशर के नाम से, है ना। तो पहले प्रेशर क्या था, अब प्रेशर क्या है, दोनों को आप कन्वर्ट करो। वे पहले प्रेशर में तो चेंज आया था, तो प्रेशर में जो चेंज आया उससे क्या चेंज आया, तो इससे मीन फ्री पाथ आएगी, और फिर मीन फ्री पाथ को कंपेयर कर लो। तो आप जरा सॉल्व करके इसका आंसर बताओ क्या रहा है। ये दोनों सर फॉर्मूला 4 पे ही, रखना है। सर ऐसे ही करा था, 4 आ रहा है। में चेक कर लो एक बार, थोड़ा सा एक बार और चेक करो। आप देखो ना किससे कंपेयर करना है हमने। अगर 4 आ रहा है फिर 4 सही होगा। टेम्परेचर भी आपने चेंज किया है, प्रेशर भी चेंज किया है आपने, दोनों चीजें चेंज की, है ना, कि टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों क्या किया है, बेसिकली आपने चेंज किया है। तो पहले तो फॉर्मूला टेम्परेचर एंड प्रेशर के टर्म्स में लाना है। अच्छा 4 ही आ रहा है क्या, फिर सही होगा 4 अगर आ रहा है तो, है ना, हो सकता है मेरे पास जो आंसर हो उसमें कुछ एरर हो। अच्छा 4 ही आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं, है ना, कि पहले जो मेन फ्री पाथ था वो कितना था, आप चेक कर लो कि पहले जो मेन फ्री पाथ था वो आपका 2.5 इंटू 10⁻⁷। पहले जो एल था, अब एल डैश हो गया। तो एल डैश में मैंने क्या किया, जैसे कि आपका जो टेम्परेचर है उसको 4 टाइम्स किया है ना, कि टेम्परेचर क्या हो गया, जैसे कि आपका 4 टाइम्स हो गया, तो ये आपका k इंटू 40 हो जाएगा, और ये आपका हो गया √2 P/4 इंटू 5d², आगे तो चेंज किया नहीं। तो जहाँ जैसे हम यहाँ से एल डैश बाई एल निकालेंगे तो एल डैश बाई एल 16 हो जाएगा, यहाँ से एल डैश इक्वल टू हो जाएगा 16 टाइम। हाँ, हो सकता है वो टाइम्स का आंसर मेरे पास लिखा हो, ये क्या हो जाएगा 16 टाइम ऑफ एल। तो एल डैश एल की वैल्यू आपको पता ही है ना, एल की वैल्यू जो होगी 16 इंटू 2.5 इंटू, है ना, जिससे आप चेक करो सही बात है, में जो आंसर आ रहा है वो 4 ही है, 4 इंटू जो भी 10 के पावर दी गई, सही आंसर, है ना, जो भी आपकी आंसर दी गई थी 10⁻⁶ है, सही है। 4 इंटू 10⁻⁶ पावर, मेरे पास एक्चुअली आंसर ये थी कि मीन फ्री टाइम्स कितने टाइम्स हो जाए, तो 16 टाइम्स हो जाएगा। देन अल्टीमेटली आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका इंटीजर टाइप का आंसर 4। ये दोनों फॉर्मूले आते हैं, एक बार हम सोचते हैं ना मीन फ्री पाथ क्या है, तो कुछ नहीं, दो फॉर्मूले, एक आपका नंबर डेंसिटी के टर्म्स में है और एक प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इस फॉर्मूले को कई बार हम यूज करते हैं, और इसी से आपका वो टाइम रिलैक्सेशन टाइम आ जाता है ना, भाई कोलिजन के पहले वो जो टाइम लेते थे हम इसमें, वो टाइम हम निकाल सकते हैं, है ना। इसी एल को आप VRMS से डिवाइड कर दो, अगर मुझे टाइम निकालना है कि एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन क्या है, तो मीन फ्री पाथ को हम कैसे डिवाइड कर देंगे, VRMS, उससे आप आंसर इस तरह से हम इसको solve कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सही है आपका। वी गो फॉर, इसके बाद हम जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। डिस्टेंस मूव बाय द पिस्टन कितना हो जाएगा,
सिंपल पीवी स्क्वायर टू एनआरटी से हो जाएगा ये तो, इसमें और किसी की चीज की होती नहीं। इसका तो आंसर आ जाना चाहिए, ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है लग रहा मुझे। हाँ, ये आंसर तो सही नहीं है जो अभी भेजा गया है। सर इनिशियल प्रेशर क्या था? एटमॉस्फेरिक। हाँ, प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा। इस तरह से अगर कोई पिस्टन है ना, तो बाहर और अंदर प्रेशर सेम ही रहेगा, और वो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, है ना। प्रेशर तो चेंज हो नहीं सकता, एटमॉस्फेयर प्रेशर 10 पावर 5 किलो, 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह के सिस्टम में अगर स्प्रिंग लोडेड नहीं है, प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। .25 मीटर। हाँ, सही आंसर है।
25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। सही बता, 25 सेंटीमीटर जो है वो सही आंसर। कीर्ति आपका भी आंसर सही है, ठीक बता रहे हैं। 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। इसमें मैंने एक बार बता दिया कि भाई इस तरह का जो भी सिस्टम होगा ना, तो अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन है, बाहर अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है तो अंदर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही है ना, कि अंदर प्रेशर भी क्या होगा जैसे कि आपका एटमॉस्फेरिक, क्योंकि बैलेंस करेंगे ना, बाहर और अंदर प्रेशर की वैल्यू क्या होगा जैसे कि आपकी सेम है ना, तो प्रेशर अंदर भी क्या होगा जैसे कि आपका एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो इस पूरे में प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं, जब हम पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करेंगे तो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे और टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, आप तो कांस्टेंट है। तो जो चीज चेंज हो रही है वो सिर्फ डेल्टा भी है, तो डेल्टा भी चेंज होने की वजह से टेम्परेचर में चेंज है ना, तो टेम्परेचर में चेंज किया तो इससे वे में क्या होगा कि आपका चेंज है। और हम ऐसा लिखते हैं कि जब ये एक्सपैंड होगा तो ये चीज इधर चली जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो ये चीज एक्स से इधर डिस्प्लेस होगी, और एक्स से तो आपको निकालना है कि पूरी शिफ्टिंग कितनी होगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाना है तो उसको इधर उधर ही जाना होगा, इधर जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो पी इंटू डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी, एरिया के डिफरेंस को आप एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, पी इंटू आपका हो जाएगा a1 माइनस a2 इंटू एक्स, है ना, एरिया आप a1 ले लिया और ये आप a2 ले लिया इंटू एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 1 थे, आर की वैल्यू दी हुई है और डेल्टा टी आपको 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ। जस्ट इसको सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकालो, a1 और a2 का डिफरेंस भी आपको 100 पता ही है ना, तो इसको सॉल्व करके हम निकाल लेंगे जैसे कि आपका एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो सिंपल हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, इस तरह के सिस्टम में अंदर में प्रेशर क्या रहेगा कांस्टेंट, और जस्ट पीवी इक्वल टू एनआरटी आपने यूज कर, A1 माइनस A2 लेना पड़ेगा ना बेटा आपको, क्योंकि A1 माइनस A2 आपको लेना पड़ेगा ना, क्योंकि एक का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक का वॉल्यूम कम हो रहा है ना, एक का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आप देखो कि यहाँ पे वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तब तो ये A1 इंटू एक्स हो गया, जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कम भी तो हो रहा है, तो नेट चेंज इन वॉल्यूम A1 माइनस A2 एक्स हो जाएगा, उसी को मैं इस सोलर क्रॉस सेक्शन का वॉल्यूम कम भी हो रहा है ना, डिफरेंस से तो निकाल पाएंगे, है ना, तो उसी को मैंने स्मॉलर फॉर्म में इस तरह से पूछा। ठीक है, तो ऐसे क्लस्टर वाले क्वेश्चंस भी आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म था, इसी को थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं एज एग्जांपल फॉर्म, इसी कंसेप्ट को उसमें स्प्रिंग भी लगा देंगे तो वो फिर स्प्रिंग लोडेड पिस्टन हो जाएगा। हाँ, वी कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। वो प्रोसेस एडियाबैटिक, जो पूरा प्रोसेस है वो एडियाबैटिक।
थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन आ जाता है। सर H 1.6. लेट मी चेक आंसर। बेटा मैसेज कर दो। हाँ सही आंसर है, आपका आंसर सही है, सही आंसर। मैसेज कर दोगे तो बाकी लोग को आंसर पता चलेगा ना। हाँ, यशार्थ आपका आंसर सही है, सही है, सही है। मृदुल एंड यशार्थ दोनों आपके आंसर सही है ना। मृदुल और यशार्थ दोनों के आंसर के आंसर पे आपके सही है। ठीक बता रहे हैं आपका आंसर। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। देखो इसमें कुछ है नहीं, जस्ट अगर हम इसको सॉल्व करें ना तो जस्ट इस तरह से कर सकते हैं हम। इसमें पहले तो सिंपल सा है कि आप यहाँ पे पीवी स्क्वायर टू एनआरटी लगा दो, है ना, कि भाई यहाँ पे हम अगर आपको सॉल्व करना है तो इसने बोला है कि इस पूरे प्रोसेस में एच की वैल्यू कितनी होगी, है ना। अगर हम इसको h/2 से ऊपर करते हैं तो ये कितने से ऊपर जाता है, h/16 से। हाँ, तो पहले तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, तो कि इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे कितने, है ना। वैसे उसकी मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं, आपको अगर ये निकालना है तो जस्ट मैं ये यूज कर सकता हूँ, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। जस्ट इससे सॉल्व हो जाएगा। ये पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके लिए आपका कांस्टेंट, क्योंकि पूरा प्रोसेस एडियाबैटिक है ना, तो पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके लिए आपका कांस्टेंट हो जाएगा। पहले प्रेशर कितना होगा, बाहर अगर एटमॉस्फेरिक है तो अंदर भी एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, और इसमें ऐसे ही बोला हुआ है कि एनटीपी पे, एनटीपी का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हो, प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक हो गया। पहले वॉल्यूम आप ले लोगे एरिया इनटू एच टू द पावर गामा, है ना, वही एरिया इनटू एच टू द पावर क्या हो जाएगा इसलिए आपका गामा हो जाएगा, है ना। तो पहले प्रेशर गामा की वैल्यू भी इसने 1.5 दी हुई है, गामा की वैल्यू क्या दी है इसलिए आपकी 1.5। अब फाइनली इसके अंदर जो प्रेशर होगा, अब ध्यान रखना, ये आपको आ जाएगा P नॉट प्लस के H/16 बाई एरिया, ये इसके अंदर का प्रेशर होगा, है ना, क्योंकि जब ये ऊपर उठ जाएगा H/16 से तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगने लगेगा और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा था P नॉट इनटू एरिया,
दोनों को इंटरनल प्रेशर बैलेंस करें P into A। तो जब बैलेंस करेंगे तो इंटरनल प्रेशर की वैल्यू ही होगी P नॉट प्लस के एक्स बाई ये हम जानते हैं ये, और इनटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये भी हम निकाल लेंगे। पहले एरिया तो आपका ए में तो कोई चेंज आया नहीं, है ना। तो ऑब्वियस बात है कि इस पूरे में वॉल्यूम आप निकालो, कितना वॉल्यूम आ जाना चाहिए बेसिकली आपका, वॉल्यूम आ जाएगा बेसिकली आपका h माइनस h बाई 2 प्लस h बाई 16, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। भाई पहले आपका s था, इससे h बाई 2 तो आपने कम कर दिया, लेकिन h बाई 16 बढ़ा के तो दिया, है ना। और इस पूरे वॉल्यूम को आप पावर ले लोगे 1.5, है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसमें बेसिकली आपका अननोन है क्या चीज है, h की वैल्यू उन्होंने सही बोला है, h की जो वैल्यू आएगी वो 1.6 मीटर, है ना। कि जो h की वैल्यू हो जाएगी वो कितने हो जाएगी 1.6 मीटर। तो उसको सॉल्व करेंगे विल गेट दिस आंसर। और जैसे आपका अगर ये चीज आ गई, है ना, उसके बाद दूसरा कंसेप्ट हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, ये यूज कर लो ज्यादा अच्छा है, P1 माइनस गामा इंटू टी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इससे फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, है ना। ये वाला एक्सप्रेशन अगर हम यूज करेंगे तो प्रेशर दोनों स्टेट में आपको पता है ना। टेम्परेचर एंड टीपी था, इनिशियल टेम्परेचर जो होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस है ना। तो फाइनल जो टेम्परेचर इसमें आ जाएगा वो 364 है, इसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो 364 केल्विन है। दिस वे वी कैन गेट दिस आंसर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये होना कुछ नहीं है, जस्ट प्रोसेस यूज करना है और थोड़ी सी स्ट्रिंग फोर्स वगैरह को इनकॉर्पोरेट। एग्जांपल 3 का ही एक्सटेंशन एग्जांपल 4, एग्जांपल 4 को ही हम अगले क्वेश्चन में एक्सटेंड करेंगे, है ना। तो उससे अल्टीमेट क्वेश्चन आएगा एज एग्जांपल 5। हाँ ये भी क्वेश्चन एक काफी अच्छा क्वेश्चन होता है, एज एग्जांपल 5 इसको ट्राई करो। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व हो जाएगा, देखने में बड़ा लग रहा है, उतना बड़ा होता नहीं है।
आंसर एकदम आसान सा आता है। आपको क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा लग रहा है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आंसर जो है उतना लंबा नहीं है। ये आंसर सही नहीं है बेटा, क्योंकि वर्टिकल है तो वेट तो एक आएगा उसमें, वेट का भी तो आएगा, भले स्प्रिंग रिलैक्स। जैसे कि आपके थर्मो के क्वेश्चंस होते हैं, देखने में बड़े लगते हैं, सोल्यूशन ऐसा कोई बड़ा नहीं होता। ये आंसर नहीं बेटा, पता नहीं ये आंसर क्यों ला रहे होते मृदुल, ये आंसर सही नहीं है इनिशियल। भाई वेट को आप भूल जा रहे हो ना, उसके स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, इसका वेट तो लग रहा है। कीर्ति सिंह ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन वो ध्यान रखना कि नीचे वाले का जो वेट है ना वो 10 है, 1 kg है,
0.8 ऊपर वाले का। सर 1 ही डाला है। नहीं ये सही नहीं है ना, आंसर सही नहीं आ रहा है ना। फर्स्ट पार्ट तो एकदम आसान है, इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस। वन एटमॉस्फेयर सही नहीं है, ये वर्टिकल सिलेंडर है ना, ये हॉरिजॉन्टल में एटमॉस्फेयर की, वर्टिकल में से थोड़ी होगा। देखो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को ना सर ट्वाइस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ ट्वाइस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाँ है ना, वो ऊपर से भी लगेगा ना। ऊपर से भी लगेगा ना, वेट भी तो लगेगा उसका, हाँ जी है सर। ना। रिंग रिलैक्स्ड है लेकिन वेट तो लगना होगा ना उसका। 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सही बोल रहे हो, है ना। भाई जब एटमॉस्फेयर प्रेशर आप निकालोगे तो आप ध्यान रखो किस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है भाई। इस पोजीशन में स्प्रिंग रिलैक्स्ड है तो स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा, इसका वेट तो होगा, ये वेट आपका 10 न्यूटन हो गया, ऊपर से एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा था आपका, इसको आप mg ले लो। एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा था P0 × A, और ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, हमेशा कॉस स्टैटिक होता है, तो पी इसको बैलेंस करता है ना। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूं तो इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जो पी की वैल्यू होगी, ये वेट और P0 दोनों को बैलेंस कर, मींस पी की जो वैल्यू होगी वो P0 + mg/A है ना। तो P0 आपको ये वो तो 10⁵ एटमॉस्फेयर, mg की वैल्यू आप 10 ले लोगे, एरिया आपको दी हुआ है, एरिया इज 10⁻⁻, वो 2 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, है ना। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके बाद स्लाइटली अगर हम इसको नीचे पुश करें, ये ऑसिलेट करेगा तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मींस ओमेगा कितनी होगी, है ना। सर 1/4, ओमेगा मतलब 4 सर 4। नहीं सही आंसर नहीं है, वो सही नहीं है। फर्स्ट पार्ट तो आ गया, सेकंड पार्ट में इसको हम पुश करेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी, बहुत स्लाइटली पुश करना है। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है मैं बता देता हूँ इसको, है ना। थोड़ा सा इसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं जो कि आपको जानना होता है। देखो क्या है कि जब भी इस तरह से ऑसिलेशंस होंगे ना, तो जो स्प्रिंग फोर्स है उसका इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा ना। जैसे आप इसको रिलीज करोगे यहाँ पे, हाँ, तो आप इस बात नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, और एक इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम में इस पिस्टन में कुछ वेट लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, हाँ, वेट लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, है ना। तो उसका इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होगा ना, है ना, क्योंकि वो सारी चीजें क्या होगी, आपकी बैलेंस हो, है ना। कि इक्विलिब्रियम वाली चीजों का कोई मतलब नहीं है, उस केस में सारी चीजें क्या होगी, आपकी बैलेंस।
हम क्या करते हैं ना, स्लाइटली इसको इस तरह से पुश करते हैं, हाँ, कि नीचे स्लाइटली आप किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको एक्सप्लेन करो। तो हम देखेंगे कौन से फोर्स इसमें रिस्टोरिंग होंगे, है ना। स्टार्टिंग वाले जो भी फोर्सेस थे वो सारे क्या हो गए, इसलिए आपके बैलेंस हो, जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहे थे। इक्विलिब्रियम के बाद अगर वो एक्स से और नीचे जा रहा है, ये अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो और ज्यादा एक अनबैलेंस फोर्स इसको वापस ले जाएगा, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स का वो लिखना इंपॉर्टेंट चीज। वो लिखने के लिए आप थोड़ा ध्यान रखना, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस, हाँ, एक तो स्प्रिंग फोर्स जो बढ़ेगा वो हो जाएगा kx, प्लस एक आपका आ जाएगा डेल्टा पी इंटू एरिया, है ना, कि भाई स्प्रिंग फोर्स kx आ गया, प्लस इंटू क्या हो गया डेल्टा पी इंटू एरिया। डेल्टा पी इसलिए क्योंकि जैसे आप इसको x से कंप्रेस करोगे, यहाँ पे एक प्रेशर में इंक्रीज हो, और ये प्रेशर में इंक्रीज हम निकालेंगे बल्क मॉडुलस, है ना। ये प्रेशर में इंक्रीज हम किससे निकालेंगे, बल्क मॉडुलस से। जो बल्क मॉडुलस इक्वल टू हम जानते हैं माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी बाई वी। यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू जो होगी वो बल्क मॉडुलस इंटू डेल्टा वी बाई वी, है ना। बल्क मॉडुलस इंटू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा वी इंटू क्या हो जाएगा आपका वी हो जाएगा, हाँ। तो ये प्रेशर की चेंज की वैल्यू आप यहाँ पे करोगे, हाँ। अल्टीमेटली जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ के एक्स प्लस आपका बल्क मॉडुलस डेल्टा वी। डेल्टा वी तो आपका ए इंटू एक्स हो गया, भाई ओरिजिनल वॉल्यूम इसमें दिए हुआ है ना, ए इंटू एक्स जो हो जाएगा वो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम इस क्वेश्चन में इसमें दिया ये होगा। अब चीजें बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी होगी, है ना, व्हाट इज द बल्क मॉडुलस। तो आप देखो पूरा प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, क्या इसमें कहीं पे हीट कहीं पे जा रही है ना, इस पूरे प्रोसेस में गामा पी होगा, हाँ गामा into Adiabatic P। force. क्या चीज नहीं होगा, फिर से बोलो। सर बल्क मॉड्यूलस गामा into P होगा। गामा इंटू पी होगा, हाँ सही है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू गामा इंटू पी आ जाएगी, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें कहीं पे हीट डिसिपेट नहीं हो रही है ना, तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो हो जाएगी वो गामा इंटू पी, बल्क मॉडुलस गामा पी पुट कर दो। ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में था। सर ये remember वो बल्क मॉड्यूलस वाला पीवी की पावर गामा से भी तो आ सकता है। हाँ उसी को डिफरेंशिएट करके आता है बेटा, हाँ सर, ये वो PV वॉल्यूम के चेंज से। करते हैं ना, तो ये चीज आ जाती है बल्क मॉडुलस। हाँ जी सर। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा डीपी बाई डी, वही चीज है बल्क मॉडुलस का जगह पे हम ये लिख लेंगे, है ना, डीपी बाई डीवी के टर्म्स में जाता है। बल्क मॉडुलस की वैल्यू गामा इंटू पी आ गई, राइट, इसको आप यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, और रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो मास इंटू एक्सलेशन के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आएगी, तो इसका आंसर 6 रेडियन पर सेकंड। इसका आंसर कितना है आपका 6 रेडियन पर सेकंड। दोनों रिस्टोरिंग फोर्स होंगे, स्प्रिंग फोर्स भी होगा और ये बल्क मॉडुलस वाला भी होगा, जो आपने एक कॉर्क वाला क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी में, उसमें ये पार्ट कर लेते हैं, उसी में एक स्प्रिंग भी जोड़ देते हैं। एग्जांपल टू सेकंड पार्ट हो गया, ऐसे थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि इसको हम क्या करते हैं, कुछ हीट सप्लाई करना शुरू करते हैं, है ना, जैसे हम हीट सप्लाई करेंगे ये चीज ऊपर जाएंगे एक्सपैंड होगी, तो ये जस्ट अगर ऊपर उठ रहा है तो उसकी हीट सप्लाई कितनी है, तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे, ये डेल्टा क्यू जो आपने सप्लाई किया इक्वल हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना। अब डेल्टा डब्ल्यू आप निकालोगे, डेल्टा डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी इसमें वर्क डन की वैल्यू, ये आपका हो जाएगा पी इंटू डी एक्स, पी इंटू डी वी, या पी ए इंटू डी एक्स, इसी का इंटीग्रेशन। और इंटरनल प्रेशर वेरिएबल है, ये आपका है पी नॉट प्लस के एक्स बाई ए इंटू ए इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। और आपको पता है जब भी ये ऊपर उठेगा तो इसके कैपिटल वेट को एक के एक्स बैलेंस करना होगा, है ना, भाई जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्प्रिंग कंप्रेस होगी, अगर ऊपर उठ रहा है मतलब इसके वेट को के बैलेंस करना होगा, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी ना वो 0 से x आ जाएगी, और x की वैल्यू हम यहाँ से पूछते हैं, भाई इंटरनल प्रेशर आपने निकाल लिया जो कि वेरिएबल था, a इंटू डी एक्स वॉल्यूम हो गया, और जिस x पे उठेगा हम निकाल लेंगे, तो 0 से x तक इंटीग्रेट करके वर्क, है ना, वर्क आ जाएगा तो डेल्टा यू भी आ जाएगा, है ना, डेल्टा यू हम निकाल लेंगे एनसीवी डेल्टा टी से। भाई इस पूरे प्रोसेस में जब आप डेल्टा यू निकालोगे, है ना, डेल्टा यू आपको हो जाएगा
NCB into डेल्टा T, है ना? तो NCB into डेल्टा T से आप निकालो नंबर ऑफ मोल्स, आपको दिया हुआ था CV डायटोमिक तो पता ही होगा, और इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हम निकालेंगे। वे पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर में बेसिकली आप कितना चेंज होगा, इनिशियली आपको पता है फाइनल, वी कैन फाइंड आउट द चेंज इन टेम्परेचर। तो इससे वर्क आ गया, यहाँ से डेल्टा यू आ जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो आपका W प्लस डेल्टा यू से वी कैन फाइंड आउट द हीट। जो हीट सप्लाइड का आंसर आ रहा है, एक बार आप मैच कर लेना अपने आंसर से, थोड़ा कैलकुलेशन है इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। इसका आंसर आ रहा है आपका 75 किलो, है ना? हीट का जो आंसर आएगा वो 75 किलो। ये क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेना, इसमें सारी चीजें हैं जो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में चाहिए। ये हम इस तरह सॉल्व, ये हो गया एग्जांपल नंबर 5, जिसमें कि 3 क्वेश्चन हमने लगातार इसमें चले। ऐसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है पहले। इसमें वेट का रिस्टोरिंग फोर्स में कोई यूज नहीं होगा, अगर रिस्टोरिंग फोर्स में कांस्टेंट फोर्स नहीं आते, उस इक्विलिब्रियम के अलावा जो फोर्स होंगे वो रिस्टोरिंग, सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स ही होगा। दिस इज 75 जूल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आ जाते हैं साइक्लिक प्रोसेस के ऊपर। साइक्लिक के क्वेश्चन आसान होते हैं, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो साइक्लिक में यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एग्जांपल 6, हाँ कुछ आंसर आया मेरे पास, हाँ सही है, सही आंसर है। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तुम्हें चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा।
फर्स्ट पार्ट का आंसर विनय आपका सही है। फर्स्ट पार्ट का आंसर विनय का सही है, बाकी आंसर अभी सही नहीं आ रहा। बेटा टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू पुट कर दो तो आपका भी आंसर सही है। तन्वी आपका भी आंसर सही है, वैल्यूज पुट कर दो। विनय का सही फर्स्ट पार्ट आया है, तन्वी का भी सही है अगर टेम्परेचर की वैल्यू पुट करते हैं तो। इसके बाद हीट एब्जॉर्ब्ड इन ईच प्रोसेस बताना है, एपीएम बताना है, बीसीए बताना है और सीएम बताना है, सब प्रोसेस में। हाँ सही है, अब आपका आंसर करना। हाँ विनय सही है आपका आंसर। हाँ मृदुल अब आपका आंसर सही है। विनय आपके सेकंड पार्ट के आंसर भी सही है। ये भी तो सही है, बीसी का पता नहीं मुझे। ये में जीरो क्यों है? ये में भी आंसर आएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट थोड़ी जीरो होती है, डेल्टा यू जीरो होती है। तीनों पार्ट में हीट होगी कुछ ना कुछ। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना? आप सही कर रहे हो सारे। आ, पता नहीं आंसर मैच नहीं कर रहा। आर की वैल्यू मत पुट करो बेटा, आर के साथ मुझे आंसर बता दो, ऐसे तो मैं नहीं जान पाऊंगा। इन टर्म्स ऑफ आर, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करें। हाँ ये सही है, फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है ना? फर्स्ट पार्ट का आंसर तो सही होता है। चलो मैं, ये आंसर नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ हो रही है सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट तो सबने सही बताया। देखो इसमें इससे बोला हुआ है कि पीटी इक्वल टू कांस्टेंट। तो पीटी इक्वल टू कांस्टेंट से पहले तो हम ये निकाल लेंगे इसका पॉलीट्रोपिक इंडेक्स कितना होगा, वो ज्यादा अच्छा है ना। भाई ये भी प्रोसेस में अगर मुझे वर्क निकालना है तो इन जनरल वर्क का फॉर्मूला ये होता है,
nRT बाई 1 माइनस के, ये तो क्या वर्क का फॉर्मूला। के इसमें होता है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, तो इससे हम निकालेंगे। तो आप होता है P 1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ P T गामा बाई 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर कंपेयर कर लेते हैं, सॉरी के ले लो आप इसमें, एडियाबैटिक में हम गामा लेते हैं 1 माइनस के बाई के, ये आपको हो जाएगा चलिए आपका के बाई 1 माइनस के। यहाँ से के बाई 1 माइनस के की जो वैल्यू होगी है ना, ये जो वैल्यूज होंगी के बाई 1 माइनस के की वैल्यू ये 1 है। अगर ये 1 है तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी है ना। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो के की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, है ना। चेक करो के कितना रखा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू हाफ आ रही है, मतलब ये जो भी प्रोसेस है उसका पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स हाफ। हाँ बस उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मुझे फर्स्ट पार्ट में निकालना है कि व्हाट इज द वर्क डन इन प्रोसेस एबी, ये हो जाएगा एनआरटी इनटू 1 माइनस के। तो नंबर ऑफ मोल्स इसने दिया हुआ है शायद, है ना, कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हो सकते हैं आपके, हाँ 2 मोल्स ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस, 2 इनटू आर, टेंपरेचर तो 300 दिया हुआ है इसमें, है ना। कि टेंपरेचर की वैल्यू T0 की वैल्यू कितनी दी हो सकती है आपकी 300 वैल्यू उसकी दी हुई, सॉरी एनआर डेल्टा टी, दिस इज योर एनआर डेल्टा, हाँ इसकी वैल्यू क्या होती है जैसे आपके एनआर डेल्टा, चेंज इन टेंपरेचर ले लेंगे ना। तो आप ऐसे होता है चेंज इन टेंपरेचर जो होगा इसमें ये आपका हो जाएगा माइनस 2 T0 से T0 हो गया तो माइनस 300 बाई 1 माइनस हाफ, है ना। तो यहाँ से आपका वर्क की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही आपकी भी, सर माइनस 1200 आ रहा है ना, आंसर नेगेटिव नहीं आ रहा क्या, लेट मी चेक, हाँ सही बात है नेगेटिव आएगा। तो इसने पूछा हुआ वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस से अगर हम आंसर देंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, वैसे तो नेगेटिव, लेकिन ऑन द गैस है इसलिए नेगेटिव। फर्स्ट पार्ट आ गया, टेस्ट आपने के निकाल लिया, उसके बाद सीधे फॉर्मूला यूज कर लिया, या इंटीग्रेट करके भी कर सकते थे, जो भी आपको ठीक लगता है ना। तो नॉर्मली मैं यूज करता हूँ। डब्ल्यू ए भी आ गई तो हर प्रोसेस का वो भी आ जाएगा सेकंड पार्ट में, डब्ल्यू ए भी आ गई तो डेल्टा यू ए भी आ जाएगा, वो आपको आ जाएगा एनसीवी डेल्टा टी। तो नंबर ऑफ मोल्स इस केस में कितने हैं, 2 हैं, सीवी 3/2 आर हो जाएगा, डेल्टा 2 अगेन -10, है ना। डेल्टा टी अगेन क्या हो सके आपका -300, तो डेल्टा यू ए बी की वैल्यू आपकी आ गई -900। और फर्स्ट लॉ यूज करेंगे तो क्यू ए बी हम निकाल सकते हैं, दोनों को आप यूज कर लो, -2100, है ना। माइनस का मतलब हीट इसमें रिजेक्ट हो रही है ना, हीट इसमें क्या हो रही है आपकी रिजेक्ट हो रही है, इसने एब्जॉर्ब पूछा मतलब माइनस आंसर, तो क्यू ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2100, है ना। ऐसे हम क्यूबीसी निकाल लेंगे, है ना। तो क्यूबीसी आपको पता है ये एनसीपी डेल्टा टी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके 2 है, सीपी की वैल्यू 5/2 आर हो जाएगी, और डेल्टा टी अगेन T0 से 2 T0 300 आ रहा है, मतलब ये 1500 आ रहा है, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा, इसमें तो रिजेक्ट हो रहा है। और उसके बाद हम क्यूसीए में आ जाते हैं, तो क्यूसीए में डेल्टा यू 0 होगी, है ना। क्यूसीए जब भी हम लेंगे तो इसमें डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है ना, लेकिन क्यू 0 नहीं होता है। तो अगर मैं थर्ड पार्ट में आ जाऊँ क्यूसीए, तो क्यूसीए इक्वल टू डब्ल्यूसी हो जाए, और डब्ल्यूसी आइसोथर्मल प्रोसेस की होती है एनआरटी ln ऑफ P1/P2। नंबर ऑफ मोल्स आपके 2 है, गैस कांस्टेंट R है, जो टेंपरेचर कांस्टेंट है वो 600, ln ऑफ P1/P2 ये आपका 1200 R ln। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो 1200 R है, वर्किंग ऑन द गैस, WAB -2100 1500, और ये आपका तो इस तरह से सिस्टमैटिक करना एकदम ध्यान से, तो विल गेट दिस आंसर। तो साइक्लिक प्रोसेस में मोस्टली क्वेश्चंस आपके इस तरह के होते हैं। ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर 6। आई विल गो फॉर द एग्जांपल नंबर 7, लेट मी चेक।
इसमें क्या दिया हुआ है? लेट मी चेक दिस क्वेश्चन। ये भी साइक्लिक प्रोसेस का ही क्वेश्चन है, आपको एफिशिएंसी निकालना है इस प्रोसेस में। आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी मत करो। आपको वैसे भी एग्जाम लेट हो गया, कोई जल्दबाजी आपकी है नहीं।
आंसर आ रहा है, कुछ तो बताओ। करा रहे हैं। लंबा क्वेश्चन है क्या? चलो मैं लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। मैं बताता हूँ, इससे आप फिर बाद में कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता देना। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में यार। जब भी एफिशिएंसी की हम बात करते हैं तो डब्ल्यू नेट बाई स्क्वायर होता है इनटू 100। सबसे पहले हम डब्ल्यू नेट सब प्रोसेस में डब्ल्यू निकाल लेते हैं। तो वर्क प्रोसेस 1-2, प्रोसेस 1-2 जो है ना वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसमें वर्क की वैल्यू होती है एनआर डेल्टा टी, है ना। वापस बात है एनआर डेल्टा टी जब हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स 1 है और डेल्टा टी टेम्परेचर 2 टी नॉट से टी नॉट हो गया तो ये माइनस टी नॉट हो गया। तो वर्क इन 1-2 प्रोसेस ही हो गया। Q into 1-2 प्रोसेस हो जाएगा NCP डेल्टा टी, है ना। जो गैस का नेचर है मेरे ख्याल से दिस गैस इज आइडियल मोनोटॉमिक 1 मोल। तो Cp की वैल्यू भी आपको पता ही होगी। Cp आपकी हो जाएगी जगह आपकी 3/2 R। अगेन टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो माइनस टी नॉट होगा। तो फर्स्ट 2 प्रोसेस में हो गया, फिर हम 2-3 पे जाते हैं। वर्क डन इन 2-3 प्रोसेस इक्वल टू Q into 2-3 प्रोसेस, क्योंकि एक्सटर्नल प्रोसेस है तो डेल्टा यू नेट तो 0 होगा ना। और इसका फॉर्मूला होता है एनआरटी, टेम्परेचर जो कांस्टेंट है वो टी नॉट है, ln ऑफ वी फाइनल बाई वी इनिशियल। वी फाइनल हो जाएगा वी नॉट हाफ हो जाएगा। ये इसी को अगर हम लिखना चाहें तो माइनस आर टी नॉट ln 2 लिख सकते हैं। ये आपका WT3 हो गया। ऐसे T4 पे आ जाते हैं। T4 इज अगेन ए आइसोबैरिक प्रोसेस। ये आपको हो जाएगा nr डेल्टा टी 1 r इनटू डेल्टा टी। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे आपका Q34 हो जाएगा NCP डेल्टा टी 1 into 3/2 R into T नॉट, है ना। ये आपका आ गया इस तरह से। इसके बाद हम आते हैं अगेन 4 से 1 आइसोटॉप W of 4 to 1 is equal to आपका हो जाएगा Q4 nRT 1 into R into 2 T नॉट कांस्टेंट ln of V फाइनल बाई V इनिशियल। ये आपका 4/2 हो गया, है। वो आपको ध्यान रखना कि अगर यहाँ का टेम्परेचर V नॉट है और ये T नॉट है तो टेम्परेचर डबल हुआ तो वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। तो 2 V नॉट से 4 V नॉट पहुंच गया। ये आपका L2 आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन एकदम आसान है। W2 नेट में सब W को आप ऐड कर दो। W नेट की वैल्यू आपकी आ जाएगी, आपकी सबसे पहले आपका था माइनस आर टी नॉट, है ना। फिर आपका आ गया माइनस आर टी नॉट ln 2, है ना। फिर आपका आ गया प्लस आर टी नॉट, है ना। फिर क्या आ गया सके आपका प्लस आर टी नॉट।
प्लस आपका यहाँ पे आ गया 2R T नॉट इंटू एल एन टी। तो आपको ये बाई हीट सप्लाई। अब हीट सप्लाइड में सिर्फ पॉजिटिव हीट आपको लेना है, ये वाली हीट आपको नहीं लेना है क्योंकि नेगेटिव है, ये भी हीट आपको नहीं लेना। आपको जो हीट लेनी है सिर्फ कौन सी लेनी है, पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव हीट जो होगी वो आपकी आ जाएगी। पॉजिटिव हीट में आपका एक तो आ गया 3/2 आर टी नॉट, है ना, 3/2 आर टी नॉट, है ना, ये वाला आ गया। प्लस आपका ये आ गया 2R T नॉट इंटू एल एन, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करके एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी। ये टर्म तो आपके कैंसिल ही हो गए, तो ये सब कुछ आर टी नॉट वगैरह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपकी 2 बच गया ऊपर में, है ना। यहाँ पे आपका आ गया 3/2 प्लस 2 LN2 की वैल्यू इसमें 0.7 दी है, इससे हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। फिर ध्यान रखना किस तरह से हमने एफिशिएंसी क्या किया है, कैलकुलेट किया। तो दिस विल गेट दिस आंसर। हीट सप्लाइड बाय कन्वेंशन हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, ये कन्वेंशन हम यूज करते हैं। हीट सप्लाइड जो होगा पॉजिटिव और हीट रिजेक्टेड क्या होगा, बेसिकली आपका नेगेटिव। हाँ, स्टार्टिंग में जो हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं उसमें हीट सप्लाइड इज पॉजिटिव एंड हीट रिजेक्टेड इज नेगेटिव, है ना, उसी के अकॉर्डिंग सारा। तो इससे आंसर जो भी आता है वो सही होगा, है ना। तो मेरे पास जो आंसर है, लेट मी शेयर विथ यू। मेरे पास जो आंसर इसका दिया हुआ है वो 18% के अराउंड है। क्वेश्चन नंबर 9 का अराउंड 18% है, बाकी आप चेक कर लेना, है ना। जो भी इससे आता है वो सही आंसर हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है तीनों, है ना। 9 एंड 10 दोनों एक कंप्रेंशन का पार्ट है और इजीली आप सॉल्व कर लोगे इसका। ऑब्जेक्टिव है ये, ऑब्जेक्टिव में तो बच्चे वैसे ही तेज होते हैं, है ना। तो 8 क्वेश्चन हमने कर लिया एंड वी गो फॉर दिस क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 9। जो भी आंसर है फटाफट बताओ भाई, ये तो बहुत आसान सा आंसर है, क्वेश्चन है ये। कुछ आंसर आए हैं शायद मेरे पास। पहले वाले का जो आंसर है 18% है अप्रोक्स।
अभी इसका तो आंसर बताओ फटाफट। ये तो मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है तो पी इक्वल टू पीवी बाई आरटी हो जाएगा। इससे निकाल लेंगे टेम्परेचर कितना होगा। रेशियो से निकालना है आपने। ये तो आंसर नहीं आ रहा अभी।
चलो लेट मी चेक। यार इसमें इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था इस क्वेश्चन में, पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग। कुछ आंसर आ गए हैं वैसे। लेट मी चेक। तो सही क्वेश्चन है। जस्ट मैं इसको बता देता हूँ आपको मैं। है ना, बस आपको 1060 1030 तो लेना है, उसमें और कुछ तो है नहीं इस क्वेश्चन में। है ना कि भाई यहाँ पे एक पीवी डायग्राम बना हुआ था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम जो भी दिया हुआ था, आड़ा टेढ़ा जैसा भी आप बता नहीं सकते। है ना, वी नॉट 6 वी नॉट, ऐसे आपको दिया हुआ है 3 पी नॉट एंड ये आपका पी नॉट। दिस एंगल इज 60 डिग्री और ये वाला एंगल 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन था इस तरह से। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। है ना, आपको टेम्परेचर का इसमें क्या बताना था, रेशियो बताना। तो इसमें कुछ नहीं है, देखो इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, इसका वॉल्यूम मुझे नहीं पता ना। इस जो बी पॉइंट है, ए पॉइंट का तो प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों पड़ता है, बी का वॉल्यूम नहीं पता। मैंने एक्स को एज्यूम कर लिया कि ये सेगमेंट एक्स है, तो ये आपका हो जाएगा 5 पी नॉट माइनस एक्स। और उसके बाद आपने यहाँ पे 1060 यूज किया, तो 1060 इक्वल टू हो जाएगा 2 पी नॉट बाई एक्स। और यहाँ पे आपने 1030 यूज किया, है ना, तो 1030 जो आपने यूज किया है यहाँ पे, 1030 की जगह पे आपका आ जाएगा 2 पी नॉट बाई 5 पी नॉट माइनस, दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ से 3 की वैल्यू आ जाएगी जैसे कि आपकी 5 पी नॉट माइनस एक्स बाई एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी जैसे कि आपकी x की। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी 5 पी नॉट बाई 4 है ना, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये जो चीज आएगी वो कितने देगी जैसे कि आपकी 5 पी नॉट बाई क्या होगा जैसे कि आपकी 4। x आपने निकाल लिया, लेकिन x निकालने के बाद ये इसका वॉल्यूम नहीं है, बल्कि अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द v निकालना चाहूँ तो उसमें v नॉट ऐड भी तो होगा, v नॉट प्लस 5 v नॉट बाई 4 मींस वॉल्यूम एट p जो होगा वो 9 v नॉट बाई 4। और उसके बाद टेम्परेचर का फॉर्मूला आपको पता है कि अगर मुझे टेम्परेचर एट ए निकालना है, ये आपको हो जाएगा P1 V1 बाई R, है ना, P1 P नॉट V नॉट है ही टेम्परेचर एट ए भाई, है ना। फिर मुझे निकालना है टेम्परेचर एट बी कितना होगा, बी का प्रेशर तो आपको 3 P नॉट दिया हुआ है, वॉल्यूम आपने निकाल लिया। सर बी वाला पार्ट बोला तो था एक बार। इससे जो भी आंसर सही हो जाएगा आपका, तो इससे टी और टीबी का रेशियो आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये आप ऐसे होमवर्क ले जाओ, एक कंप्रेंशन है, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, पहले आप इसको नोट कर लो यहीं पे। तो 2 क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड, है ना, बेस्ड ऑन द कंप्रेंशन, है ना। हाँ सही है, तो 27/4 सही आंसर है मेरे ख्याल से, तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, है ना। लेकिन कई लोग ए बता रहे हैं √3 के टर्म्स में, आई डोंट अंडरस्टैंड कैसा क्यों हो रहा है, तो सब लोग चेक कर लो क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप एज ए होमवर्क लेते जाओ। है ना, इसको ग्रुप में भी मैं शेयर करूंगा, आप इसको जरूर से सॉल्व करना, साइक्लिक प्रोसेस का क्वेश्चन, उसका कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। 14 क्वेश्चन ये हो गया, इसके बाद हम 15 पे आ जाते हैं।
इसी के ऊपर बेस्ड इसका सेकंड पार्ट है। इसी का ये सेकंड पार्ट आ जाएगा, लाइक दिस क्वेश्चन, है ना। तो दो क्वेश्चन है 14 एंड 15, है ना। इसको मैं अभी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, सो दैट अगर अभी आप नहीं भी लिख पा रहे हो या स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो बाद में आप कर लोगे, ठीक है। दैट्स ऑल, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में 11th का ऑलमोस्ट हमने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में वी स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रैक्टिस, एज इट इज हम 12 भी करते हैं, राइट। तो दैट्स ऑल, बाय बाय। Bye, sir.